नमस्कार बच्चों, फिर से स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लासेस में। देखिए, हमारा एनसीईआरटी बायोलॉजी कक्षा 12 का दूसरा चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो चुका है, जिसका मैंने एक पार्ट तो यूट्यूब पे डाल रखा है। बाकी जो पार्ट्स हैं वो सभी अगर आप लोग देखना चाहते हो तो वो आप लोग टीचमेंट ऐप जो है वो डाउनलोड करके मात्र 299 रुपये में देख सकते हो। तो इसमें आपको पूरा सिलेबस जो है वो दिया जाएगा। आज के इस वीडियो में जो बात करने वाले हैं वो हम लोग बात करेंगे दूसरे चैप्टर के प्रश्न उत्तरों की। जो किताब के पीछे अभ्यास दिए हुए होते हैं उनकी हम एक एक करके बात जो है वो करने वाले हैं। प्रश्न साथ में प्रश्न और उन प्रश्नों के उत्तर क्या होंगे। हमने पूरा दूसरा चैप्टर पढ़ा है। जो ऐप में जुड़े हुए बच्चे हैं उन्होंने पूरा चैप्टर जो है वो पढ़ा है। तो अब उन अभ्यास जो प्रश्न दिए हुए हैं उनको हम हल करेंगे कि हमने कौन कौन से प्रश्न जो हैं उनके उत्तर जो हैं क्या क्या पढ़े हैं। तो देखिए, सबसे पहला प्रश्न जो आपके दिया हुआ है किताब में वो है एक आवर्तबीजी पुष्प के, जैसे आपको स्क्रीन पे भी साथ में प्रश्न और उत्तर जो है वो दिखाई देंगे। पहला जो हमने किया प्रश्न जो आपके दिया हुआ है, एक आवर्तबीजी पुष्प के उन अंगों के नाम बताएं जहां नर एवं मादा युग्मकोद्भिद का विकास होता है। तो देखिए, जहां नर युग्मकोद्भिद और मादा युग्मकोद्भिद, मेल गेमिटोफाइट एंड फीमेल गेमिटोफाइट, मेल गेमिटोफाइट नर युग्मकोद्भिद पुष्प में कहाँ बना था, हमने पुंकेसर पढ़ा। पुंकेसर के अंदर हमने परागकोश पढ़ा था। क्या पढ़ा था? परागकोश, ऊपर उभरी हुई संरचना जो होती है इसमें परागकण बनते हैं। तो परागकोश के अंदर किसका निर्माण होता है? नर युग्मकोद्भिद का जो निर्माण है वो होता है। दूसरा इसमें पूछा हुआ मादा युग्मकोद्भिद का, तो मादा युग्मकोद्भिद, मादा जन्मांग कौन होता है? जायांग होता है। तो जायांग का जो अंडाशय वाला भाग होता है, नीचे उभरा हुआ भाग जो है वो अंडाशय कहलाता है, उसमें बीजांड बनता है। तो अंडाशय के अंदर आप इसको लिख सकते हो। इसके बाद में बात करें दूसरे प्रश्न की। दूसरा जो प्रश्न दे रखा है, लघु बीजाणुधानी तथा गुरु बीजाणुधानी के बीच अंतर स्पष्ट करें। इन घटनाओं के दौरान किस प्रकार का कोशिका विभाजन संपन्न होता है? इन दोनों घटनाओं के अंत में बनने वाली संरचनाओं के नाम बताइए। तो मेगास्पोरोजेनेसिस एंड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में अंतर पूछा है, डिफरेंस जो है वो पूछा गया है। साथ में इनमें कौन सा विभाजन होता है, डिवीजन कौन सा होता है, और इनके लास्ट में बनने वाली जो संरचनाएं हैं उनका नाम ये पूछ रहा है। तो देखिए, अंतर की बात करते हैं तो आपको जैसा दिख रहा है स्क्रीन पे टेबल, एक तरफ माइक्रोस्पोरोजेनेसिस लिखेंगे, एक तरफ हम लोग क्या लिखेंगे? मेगास्पोरोजेनेसिस लिखेंगे, टेबल बनाएंगे। अंतर हमेशा हमें टेबल के अंदर देने हैं। तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या होता है? जो लघु बीजाणुधानी है वो उसका निर्माण कहाँ होता है? परागकोश के अंदर। कहाँ होती है वो? परागकोश के अंदर होती है। जबकि गुरु बीजाणुधानी किसे बोलते हैं? बीजांड को बोलते हैं जो अंडाशय में बनती है। किसे बोलते हैं? बीजांड को बोलते हैं जो अंडाशय में बनती है। दूसरे डिफरेंस की बात करें तो लघु बीजाणुधानी के द्वारा लघु बीजाणु बनते हैं और उसके द्वारा क्या बनते हैं? गुरु बीजाणु बनते हैं। लघु बीजाणुधानी के चारों ओर 4 लेयर पाई जाती हैं, भी 4 आवरण होते हैं, जैसे बाह्य त्वचा, अंतस्थिशियम, मध्य परत और टेपिटम। अगर उसकी हम बात करें बीजांड की या गुरु बीजाणुधानी की, तो उसके चारों ओर 2 आवरण होते हैं, एक तो बाह्य आवरण और एक अंतः आवरण। तो ये इस प्रकार से इनके डिफरेंस है। बात करते हैं इनमें विभाजन कौन सा होता है, तो मियोसिस होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है दोनों में। तो लघु बीजाणु मातृ कोशिका, उसमें मियोसिस द्वारा गुरु बीजाणु बनते हैं, जिसे हमने माइक्रोस्पोरोजेनेसिस बोला था। ठीक है, लघु माइक्रोस्पोरोजेनेसिस किसे बोला था? लघु मातृ कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन से क्या बनते हैं? लघु बीजाणु। और गुरु मातृ कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन से क्या बनते हैं? गुरु बीजाणु बनते हैं। इसे हमने मेगास्पोरोजेनेसिस बोला था। तो अंत में क्या बन गया? लघु बीजाणुधानी से तो लघु बीजाणु और गुरु बीजाणुधानी से गुरु बीजाणु। तीसरा प्रश्न आपके दिया हुआ है, जैसे आपको दिख रहा है, निम्नलिखित शब्दावलियों को सही विकासीय क्रम में व्यवस्थित कीजिए। जिसमें आपके पहला दे रखा है परागकण, दूसरा बीजाणुजन उत्तक, तीसरा लघु बीजाणु चतुष्क, चौथा पराग मातृ कोशिका और 5वां दे रखा है नर युग्मक। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, सबसे पहले बीजाणुजन जो उत्तक है वो आएंगे। इसमें कौन आएंगे? बीजाणुजन उत्तक आएंगे। ठीक है, 2 नंबर पे आएगा पराग मातृ कोशिका। 2 नंबर पे क्या आएगा? पराग मातृ कोशिका, जिनमें अर्धसूत्री विभाजन होने से क्या बने थे? परागकण बने थे। क्या बने थे? परागकण। तो 4 नंबर पे पराग मातृ कोशिका से लघु बीजाणु चतुष्क बने थे। 4 लघु बीजाणु जो है वो बने थे। लघु बीजाणु बाद में संपुटित हो जाते हैं तो क्या बनते हैं?
परागकण बनते हैं और लास्ट में परागकणों को क्या बोला जाता है, नर युग्मक जो है वो बोला जाता है। ओके, तो 1 नंबर पर बीजाणु जनुतक, 2 पर परागमात्री कोशिका, 3 पर लघु बीजाणु चतुष्क, 4 पे परागकण और 5 पे आपका हो गया नर युग्मक। इसके बाद चौथे प्रश्न की बात करते हैं। एक प्रारूपी आवृतबीजी बीजांड के भागों का विवरण दिखाते हुए एक स्पष्ट एवं साफ सुथरा नामांकित चित्र बनाइए। तो आपको जैसा स्क्रीन पे दिख रहा है, ये मैंने आपको बनवाया था नोट्स के अंदर, आपने बना भी रखा है अपनी कॉपी में। ये डायग्राम जो है आपको इस 5 नंबर प्रश्न हमारा क्या है, आप मादा युग्मकोद्भिद के एक बीजाणुज विकास से क्या समझते हैं, कि मादा फीमेल गेमेटोफाइट के अंदर एक बीजाणुज विकास से आप लोग क्या समझते हैं। तो देखिए, एक बीजाणुज विकास का क्या मतलब था, हमने मेगास्पोरोजेनेसिस पढ़ा था, गुरु बीजाणु जनन, जिसमें गुरु मातृ कोशिका थी, उससे 4 अर्धसूत्री विभाजन द्वारा 4 गुरु बीजाणु बन रहे थे और उन 4 गुरु बीजाणु में से कोई एक सक्रिय रहता है, बाकी 3 क्या हो रहे थे, नष्ट हो गए थे। इसलिए उस एक गुरु बीजाणु द्वारा ही आगे भ्रूण कोश का निर्माण होगा, इसलिए इसे क्या बोला जाता है, एक बीजाणुज विकास कहा जाता है। 6 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। एक स्पष्ट एवं साफ सुथरे चित्र के द्वारा परिपक्व मादा युग्मकोद्भिद के 7 कोशिकीय व 8 केंद्रक प्रकृति की व्याख्या कीजिए। देखिए, स्क्रीन पे आप लोग देख सकते हो, इसका उत्तर मैंने आपको पूर्ण विस्तार से नोट्स के अंदर करवाया था, वीडियो के अंदर बताया था। भ्रूण कोश का विकास, प्रश्न सीधी सी बात है, ये है कि भ्रूण कोश का विकास किस प्रकार से होता है, मादा युग्मकोद्भिद किस प्रकार से होता है। तो उसमें द्विकेंद्रिकीय कोशिका अवस्था आई थी, 4 केंद्र की अवस्था आई थी, 8 केंद्र की अवस्था आई थी, ठीक है। बाद में 3 ऊपर की तरफ, 3 नीचे की तरफ, 2 केंद्रक बीच में रहे थे, जिससे 7 कोशिकाएं और 8 केंद्रक एक भ्रूण कोश के अंदर रहते हैं। वो हमने पूरा जो है वो विस्तार से पढ़ लिया था। 7 नंबर प्रश्न को ध्यान से सुनना। उन्मिल परागणीय पुष्पों से आप क्या समझते हैं, क्या अनुन्मीलीय पुष्पों में परागण संपन्न होता है। अपने उत्तर की सत्रक व्याख्या करें। पहले तो इसने पूछा है कि उन्मिल परागणीय पुष्प कौन से होते हैं। तो देखिए, आपको मैंने बताया था, उन्मिल परागणीय पुष्प वे होते हैं जो हमेशा खुले रहते हैं, जिनके पुंकेसर और स्त्री केसर के चारों ओर आवरण जो है वो नहीं होता है, ठीक है। और बाद में इसने पूछा है क्या अनुन्मीलीय पुष्पों में पर परागण हो सकता है। तो अनुन्मीलीय पुष्प कौन से होते हैं, जो हमेशा बंद रहते हैं, जिनके स्त्री केसर और पुंकेसर आवरण से ढके हुए रहते हैं। तो इनमें स्वपरागण ही संभव है, पर परागण कभी भी नहीं हो सकता, ठीक है। इसके बाद में बात करते हैं 8वें प्रश्न की। पुष्पों द्वारा स्वपरागण रोकने के लिए विकसित की गई 2 कार्य नीति का वर्णन कीजिए। पुष्पों द्वारा स्वपरागण को रोकने के लिए मैंने आपको पढ़ाया था टॉपिक बही प्रजनन युक्तियां, ऐसी युक्तियां जो स्वपरागण को तो रोकती हैं और परपरागण को क्या करती हैं, प्रेरित करती हैं। ये कंडीशन कब होगी, मैंने 4-5 कंडीशन आप लोगों को बताई थी। एक बताई थी जब परागकोश वर्तिकाग्र से पहले परिपक्व हो जाए, या वर्तिकाग्र परागकोश से पहले परिपक्व हो जाए, तब ये कंडीशन होगी। इसके अलावा अगर बात करें तो जब परागकोश और वर्तिकाग्र दूर दूर हों तो ये कंडीशन हो जाएगी, ठीक है। तो इस प्रकार से इसने 2 कार्य नीतियों का विवरण जो है वो पूछा। 9 नंबर प्रश्न जो है वो ये पूछा गया है, स्व-अयोग्यता क्या है, स्व-अयोग्यता वाली प्रजातियों में स्वपरागण प्रक्रिया बीज की रचना तक क्यों नहीं पहुंच पाती है। देखिए, स्व-अयोग्यता की अगर बात करें तो ये स्वबंध्यता बोल सकते हो इसको, जो द्विलिंगी पादपों के अंदर होती है, जिनमें द्विलिंगी पादप होने के कारण भी स्वपरागण नहीं हो पाता, क्योंकि उनमें या तो वर्तिकाग्र काम नहीं कर पाता या उनके परागकण जो है वो काम नहीं कर पाते। तो इसलिए जो है जनन की क्रिया नहीं हो पाएगी और बीज निर्माण तक वो नहीं पहुंच पाएगा। 10वें प्रश्न की बात करें तो बेंगिंग या बोरा वस्त्रावरण या थैली लगाना तकनीक क्या है और पादप जनन कार्यक्रम में ये कैसे उपयोगी है। तो बेंगिंग या थैली, मैंने एक विपूषण बताया था, एक बेंगिंग बताया था कि वर्तिकाग्र को जब थैली से ढक दिया जाता है तो उस क्रिया को बेंगिंग या थैलीकरण कहा जाता है। और उपयोग इसका क्या होगा, हम वर्तिकाग्र पर हमारी इच्छा अनुसार परागकण ले जा सकते हैं, अर्थात दूसरे परागकणों से उसको अंकुरित होने से बचा सकते हैं। 11वां प्रश्न है, त्रिसंलयन क्या है, ये कहाँ और कैसे संपन्न होता है। त्रिसंलयन में सम्मिलित न्यूक्लियाई का नाम बताइए। तो देखिए, त्रिसंलयन की क्रिया मैंने आपको द्विनिषेचन हमने पढ़ा था, जिसमें मैंने कहा था दूसरा नर युग्मक जब केंद्रीय कोशिका से मिलता है तो प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक का निर्माण होता है,
जिसमें 3 केंद्रक उपस्थित होते हैं, 2 केंद्रीय कोशिका के और 1 नर युग्मक का। तो इसलिए 3 केंद्रक होने के कारण इसको त्रिसंलयन कहा जाता है। ये भ्रूण कोश के अंदर क्रिया जो है वो संपन्न होती है, किसी के अंदर भ्रूण कोश के अंदर संपन्न होती है। इसमें 3 केंद्रक जो है वो होते हैं। 12वां प्रश्न है, एक निषेचित बीजांड में युग्मनज प्रसुप्ति के बारे में क्या सोचते हैं। देखिए, प्रसुप्ति मैंने आपको करवाया था कि बीज जो भ्रूण है वो विभिन्न उपापचयी क्रियाएं संपन्न करता है और बाद में उपापचयी क्रियाओं के कारण उसमें जल की कमी हो जाती है, इसके कारण वो सूख जाता है। इस सूखने की अवस्था को क्या बोला जाता है, प्रसुप्ति। ठीक है, प्रतिकूल परिस्थितियों के अंदर ये कंडीशन हो जाती है और जब वो अनुकूल परिस्थिति में वापस आता है तो वो क्या कर लेता है, नए पादप का निर्माण करने में सक्षम हो जाता है। इसके बाद में बात करते हैं, 13वां प्रश्न दे रखा है आपको, निम्न में अंतर बताइए। तो पहला दे रखा है अंतर के लिए बीज पत्राधार और बीज पत्रोपरिक। बीज पत्राधार किसे बोला था कि जो बीज पत्राधार हमने किसे बोला था कि जो बीज पत्र होते हैं उनके नीचे की ओर जो संरचना पाई जाती है उसे बीज पत्राधार बोला था, और जो ऊपर की ओर संरचना पाई जाती है बीज पत्र के उन्हें हमने क्या बोला था, बीज पत्रोपरिक बोला था। दूसरा दे रखा है प्रांकुर चोल तथा मूलांकुर चोल। प्रांकुर के ऊपर जो आवरण पाया जाता है उसे प्रांकुर चोल, मूलांकुर के चारों ओर जो आवरण पाया जाता है उसे क्या बोला जाता है, मूलांकुर चोल जो है वो बोला जाता है। इसके बाद तीसरा दे रखा है अध्यावरण तथा बीज चोल। अध्यावरण तो जो है वो बीजांड के चारों ओर के आवरण को क्या बोला जाता है, अध्यावरण। बीज चोल किसे बोला जाता है, बीज के चारों ओर जो आवरण पाया जाता है उसे क्या बोला जाता है, बीज चोल। चौथा दे रखा है परिभ्रूणपोष एवं फलभित्ति। मैंने जब आपको पढ़ाया था तब भी बताया था परिभ्रूणपोष इंपॉर्टेंट है। परिभ्रूणपोष क्या होता है, बीजांडकाय जो है, बीजांडकाय की कोशिकाएं हैं वो शेष रह जाती हैं। ठीक है, तो उस शेष रहे बीजांडकाय को क्या बोला जाता है, परिभ्रूणपोष बोला जाता है। और फलभित्ति, फल के चारों ओर एक लचीली आवरण पाया जाता है जिसे फलभित्ति बोला जाता है। 2 प्रकार की बताई थी मैंने, गुद्देदार जो आम में पाई जाती है, शुष्क जो है वो मूंगफली की बात की थी उसके अंदर पाई जाती है। 14वां प्रश्न आपके, एक सेव को आभासी फल क्यों कहते हैं। पुष्प का कौन सा भाग फल की रचना करता है। सेव को हमने क्या नाम दिया था, आभासी फल, क्योंकि आभासी फल कौन से होते हैं, ऐसे फल जो अंडाशय के अलावा पुष्पासन से निर्मित होते हैं। किससे निर्मित होते हैं, पुष्पासन से। तो सेब बताया था, स्ट्रॉबेरी बताया था, ये किसके उदाहरण थे, आभासी फल के या मिथ्या फल के उदाहरण थे जिनका निर्माण पुष्पासन से होता है। जबकि पुष्प में अगर बात करें तो निषेचन के बाद अंडाशय जो है वो किस में बदल जाता है, फल के अंदर बदल जाता है। 15वां है विपुषण से आप क्या समझते हैं, और एक पादप प्रजनक कब और क्यों इस तकनीक का प्रयोग करता है। विपुषण क्या होता है, विपुषण मैंने आपको बताया था, नर जननांग पुंकेसर में उपस्थित पराग कोष को जब चिमटी द्वारा हटा दिया जाता है, ठीक है ना, वर्तिकाग्र के परिपक्व होने से पहले पराग कोष को वहां से हटा दिया जाए, पराग कोष को चिमटी द्वारा हटा दिया जाता है तो उसे विपुषण बोलते हैं। ठीक है, ये क्रिया इसने आगे पूछा है, एक पादप प्रजनक कब और क्यों इस तकनीक का प्रयोग करता है। इस तकनीक का प्रयोग इसलिए किया जाता है कि हम हमारी इच्छा अनुसार पराग कणों को वर्तिकाग्र तक पहुंचा सकते हैं जिससे हमें अच्छी नस्ल जो है वो प्राप्त हो सके। 16वां प्रश्न है, यदि कोई व्यक्ति वर्धी कारकों का प्रयोग करते हुए अनिषेक जनन को प्रेरित करता है, बिना निषेचन के होने वाला जनन प्रेरित करता है, तो आप प्रेरित अनिषेक जनन के लिए कौन सा फल चुनते हैं और क्यों। देखिए, प्रेरित अनिषेक फल मैंने आपको केला बताया था, गन्ना बताया था, तो इसमें हम इनका चुनाव कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, क्योंकि इनके अंदर क्या नहीं होते, बीज नहीं होते। क्या नहीं होते, बीज जो है वो नहीं होते हैं। इसके बाद में बात करें सेकंड लास्ट पर्सन की, परागकण भित्ति संरचना में टेपिटम की मुख्य भूमिका क्या होती है। पोषसूतक या टेपिटम का कार्य क्या होता है, एक तो ये जो पोषण प्रदान करने का कार्य करता है, दूसरा परागकणों को पोषण प्रदान हो गया, दूसरा परागकण हार्मोन का स्रावण भी करता है। इसके अलावा पोलेन की टेक आवरण का निर्माण भी ये करता है, जैसे आपको स्क्रीन पे इसका दिख भी रहा है उत्तर। लास्ट प्रश्न है, असंग जनन क्या है और इसका क्या महत्व है। असंग जनन हमने चैप्टर के लास्ट टॉपिक पढ़ा था। ऐसा जनन जिसमें बिना निषेचन के ही बीज का निर्माण हो जाता है, बिना निषेचन के ही किसका निर्माण हो जाता है, बीज का निर्माण हो जाता है, उसे असंग जनन कहा जाता है। और सबसे पहले इसको घास स्कूल के अंदर खोजा गया था। इसका क्या महत्व है भाई, असंग जनन है, इसका महत्व क्या है।
तो बिना निषेचन के ही बीज निर्माण हो रहा है, तो बीज की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और हम नए पादप जो है वो विकसित कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपका 2 नंबर चैप्टर पूरा कंप्लीट हो चुका है प्रश्न उत्तर सहित। पहले चैप्टर के प्रश्न उत्तर रहे हैं वो हम अब लास्ट में ही करेंगे, तब नहीं कर पाए। अब आपका तीसरा चैप्टर शुरू करेंगे, जिसका एक वीडियो तो जो है आप लोगों को यूट्यूब पर मिलेगा, बाकी आपको अपने ऐप के अंदर मिलेंगे। तो जो स्टूडेंट